लूट थोड़ा मोड़ा नहीं है, 1400 करोड़ से ऊपर की लूट की गई है। मुझे सुनियोजित साजिश करके लोकसभा का चुनाव हराया गया। क्या साजिश हुई आपके साथ बहुजन समाज पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी के जितने राजनीतिक कद्दावर नेता रहे, कोई भी आज साथ में नहीं है। मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, बल्कि इस तरह का हालात पैदा किया गया और आपके सामने ऐसे। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं बेबाक बातें। आज हमारे साथ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो हैं सदल प्रसाद जी। सदल प्रसाद जी 2007 से 2012 जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो वो उस सरकार में वो प्राविधिक शिक्षा मंत्री थे। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको और आपकी टीम को। सदल प्रसाद जी की राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई? राजनीतिक यात्रा तो मेरी वर्ष 1984 में शुरू हुई। मैं सर्विस में भी था। सर्विस के दौरान ही लोक दल के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, स्वर्गीय दीप नारायण यादव जी। वो गोरखपुर के सम्मानित लोक दल के जिला अध्यक्ष थे। हमारे क्लासमेट थे, साथ में पढ़े हुए थे, श्री केशव प्रसाद जी एडवोकेट, जो वर्ष 1989 में महाराजगंज जनपद से महाराजगंज सदर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए थे। वर्ष 1984 में स्वर्गीय दीप नारायण यादव जी, हमारे साथ के पढ़े हुए साथी एडवोकेट और पूर्व विधायक केशव प्रसाद जी, और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष माननीय जगदीश लाल श्रीवास्तव जी, और इस प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और मेघालय के पूर्व महामहिम राज्यपाल माननीय मधुकर दीघे जी, पूर्व सांसद माननीय मोलहू प्रसाद जी, ये सारे लोग मिल करके, जहाँ मैं सर्विस करता था इंडियन ओवरसीज बैंक विजय चौराहे पे, मुझसे मुलाकात के लिए आए। लगभग 2 घंटा तक बैंक परिसर में, और बैंक परिसर से निकल करके बगल में चौधरी स्वीट हाउस था, उनके स्वागत में हमने उन लोगों सभी लोगों को जलपान कराया। आने का उद्देश्य मैं जानना चाहा। सभी लोगों ने ये इच्छा प्रकट की कि मेरी पार्टी को और हम सभी लोगों को एक पढ़े लिखे दलित परिवार के एक अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है। उन लोगों ने इस बात को भी कहा कि कई बार हम लोगों की मुलाकातें हो चुकी हैं, आज ये दिली इच्छा लेकर के आए हैं कि क्यों न आप हम सभी लोगों के साथ में राजनीतिक जीवन में साथ दें। उन सभी लोगों के प्रस्ताव सुन करके मैं काफ़ी धीर हो गया, गंभीर हो गया। तत्काल तो उसका जवाब देने में मैं सक्षम नहीं था। मैंने कहा कि इस विषय पे मुझे कुछ सोचने का वक्त दिया जाए। उधर से जवाब आया कि बेशक आप इस पर चिंतन मंथन कर लीजिए, भले ही ना आप महीने बाद 2 महीने बाद मुझे जवाब दीजिए, लेकिन जवाब जो है पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। हमने कहा प्रयास होगा। संजोग की बात है कि उसके 1.5-2 महीने बाद ये जो वर्तमान थाना है झंगहा, उसके अंतर्गत पुलिस चौकी बरही आती थी। एक घटना घटित हुई थी 1984 में ही, और मेरे ख्याल से नवंबर-दिसंबर का महीना था। पुलिस चौकी के
इंचार्ज सहित उनके सहकर्मी बरही गांव के एक किसान परिवार के साथ में जोल जुल्म जास्ती उन्होंने कर दिया था। उसी के खिलाफ लोक दल की तरफ से पुलिस जुल्म और जास्ती के खिलाफ एक सांकेतिक धरना और प्रदर्शन बरही में रखा गया था। उसमें मुझे चलने के लिए लोगों ने कहा कि उस कार्यक्रम में आपको जो है जरूर पहुंचना है। मैंने उन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और नियत समय पे उस कार्यक्रम में मैंने भाग लिया और उसी दिन उन लोगों ने विधिवत राजनीतिक सदस्यता देकर के लोक दल में एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तब से आज तक मैंने अपने आप को राजनीतिक जीवन और राजनीतिक परिवेश में अपने आप को ढाल लिया। वर्ष 1984 से लगायत 2026 तक कई चुनाव लड़ने का अवसर आया। विधानसभा का चुनाव वर्ष 1991, वर्ष 1993, वर्ष 1996 लड़ा। जीत के करीब पहुंच करके चुनाव में हार गया। ये तीनों चुनाव जो मैं लड़ा 1991, 93 और 96, आपको पता है कि 89 में भारतीय जनता पार्टी की छोड़ करके पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं लगभग सभी एक मंच पर जनता दल की पहचान और बैनर के नीचे आ गईं। जो 91, 93, 96 का चुनाव लड़ा वो जनता दल के चुनाव चिन्ह चक्कर पर मैं लड़ा। जीत के काफी करीब पहुंच करके मैं चुनाव हार गया। जनता दल का वजूद 1991 से ही आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसका ग्राफ घटने लगा। राजनीतिक नेताओं के सलाह सुझाव पर, साथियों के सलाह सुझाव पे मैंने वर्ष 1998 में राजनीतिक धर्म परिवर्तन किया और वर्ष 1998 में मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ हो लिया। उस समय बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब इस विशाल सूबे की कई बार पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व में मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। उनके दिशा निर्देश पे मैंने काम किया। वर्ष 2002 का विधानसभा का चुनाव आता है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे विधानसभा का प्रत्याशी चौथी बार बनाया गया वर्ष 2002 में। रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव में जीता। उस समय मुझे 93,000 वोट कुल मिले थे और जो हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे मैं लगभग 23,000 वोटों से मैं चुनाव जीता। 20,000 से ऊपर वोट पाने वाले लोगों में पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 7 लोगों का नाम था। उसमें माननीय कल्याण सिंह जी का नाम था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम था, माननीय ओम प्रकाश वर्मा जी का नाम था और 7 लोगों में से एक नाम मेरा भी था 20,000 से ज़्यादा वोट पाने वाले लोगों में से। पहली बार वर्ष 2002 में विधायक बना। 2004 का लोकसभा का चुनाव आता है।
बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय काशीराम साहब ने, बहन मायावती जी ने विधायक रहते हुए मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। उस समय कांग्रेस पार्टी से कद्दावर नेता जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, माननीय स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी, उनके खिलाफ लोकसभा का उम्मीदवार बना करके मुझे मैदान में उतारा गया। मैंने पूरे मनोयोग के साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा। कांटे की टक्कर हुई और वर्ष 2004 का लोकसभा का चुनाव बहुत कम अंतर से, लगभग 7,000 वोटों से मैं चुनाव हारा। उसके बाद पुनः 2007 का मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। पुनः दोबारा जीत करके मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा। पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। मुझे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में सरकार में शामिल किया गया। पहले मुझे समाज कल्याण मंत्रालय दिया गया। लगभग ये मंत्रालय मेरे पास में 6 महीने तक था। उसके बाद विभाग में परिवर्तन करके मुझे प्राविधिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया, जिसमें प्रदेश के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रदेश के सारे पॉलिटेक्निक, प्रदेश के सारे ITI आते थे। जब से मैं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बना तब से लगाए 2012 तक उस विभाग का मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ सेवन किया। प्राविधिक क्षेत्र में पूरे प्रदेश में, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे ITI का हो, प्रदेश के कल्याण के लिए, पढ़े लिखे युवा वर्ग के कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए गए, अच्छे अच्छे काम किए गए। उस विभाग के लोग बखूबी इस बात को जानते हैं। 2012 के बाद आज तक मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा। लगभग 1 लाख कुछ मतों से मैं चुनाव हारा, दूसरे नंबर पे रहा। 2019 का पुनः लोकसभा का चुनाव आता है। फिर बहुजन समाज पार्टी ने मुझे लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ मैं चुनाव लड़ा। किन्हीं कारण 2024 से पहले बहुजन समाज पार्टी की मुख्य धारा से मुझे अलग थलग कर दिया गया। मैं अपने लोगों के बीच में, अपने घर परिवार में अपने आप को सीमित कर लिया। फिर कांग्रेस पार्टी के जिला मुख्यालय से लगायत प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कुछ लोगों ने पहल की। 2024 में मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इस देश के जननायक माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय साहब का बहुत मेरे जैसे व्यक्ति को दिली आशीर्वाद मिला और 2024 के लोकसभा के चुनाव में मुझे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना करके मुझे लोकसभा बांसगांव क्षेत्र के मैदान में उतारा गया। जैसे पहले मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ, मनोयोग के साथ मैं चुनाव लड़ा करता था, कांग्रेस पार्टी के साथ भी मैं उसी तरह से जुड़ करके चुनाव लड़ा। बहुत कम वोटों से मुझे
लोकसभा के चुनाव को हारना पड़ा। आप सभी लोग मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं। पूरे पूर्वांचल प्रदेश और देश की बहुतायत जनता इस बात को जानती है कि 2024 के चुनाव में मुझे सुनियोजित साजिश करके लोकसभा का चुनाव हराया गया। लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं डट करके पार्टी के साथ लगा हूँ, खड़ा हूँ और आगे भी निरंतर इसी तरह से मैं पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ता रहूँगा, साथ चलता रहूँगा। यही मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा है। आप लंबे समय तक बसपा से जुड़े रहे और मायावती जी के करीब रहे। ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि आपको बहुजन समाज पार्टी छोड़नी पड़ी? बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, बल्कि इस तरह का हालात पैदा किया गया और आपके सामने ऐसे तमाम उदाहरण हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने राजनीतिक कद्दावर नेता रहे, कोई भी आज साथ में नहीं है। चाहे उसमें बाबू सिंह कुशवाहा हों, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे उसमें माननीय रामचंद्र राजभर हों, चाहे माननीय लालजी वर्मा हों, चाहे समाज के अग्रणी नेता दद्दू प्रसाद हों, चाहे माननीय आर.के. चौधरी साहब हों। जो मेरे साथ हुआ, मेरे से पहले भी तमाम लोगों के साथ एक एक करके सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी की मुख्य धारा से अलग थलग और विलग किया गया। उसी दौर से मुझे भी गुजरना पड़ा। क्या साजिश हुई आपके साथ बहुजन समाज पार्टी में? अब ये तो बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व ही बता सकता है कि साजिश है कि क्या है। वर्तमान समय में दलितों की हित ऐसी कौन सी पार्टी है? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग का है। पूरे देश की बात करें तो हम दलित वर्ग का है, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए आखिर काम किसने किया? क्योंकि वोट जब चुनाव आता है तो एक दलित एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल का सटीक और सही जवाब मेरे मंतव्य से, मेरे विचार से यही है कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी सदैव दलितों की हितैषी रही। दलितों के कल्याण के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के विकास के लिए उन्होंने नाना प्रकार के काम किए। अन्य राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ विकास के नाम पे राजनीतिक झुंझुना ही दलितों को दिखाया। मैं जहां तक समझता हूं वो यही है। सही माने में दलितों की यदि हितैषी कोई है तो इस देश की मात्र कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सर, आपने बड़ी बात कही है कि और राजनीतिक दलों ने दलितों को एक झुंझुना केवल दिखाया है, तो क्या इसमें बसपा भी शामिल थी? हालांकि उस समय आप बसपा में थे, आप बसपा में मंत्री भी थे। ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलितों के कल्याण के लिए तमाम कल्याणकारी कदम उठाए गए। सरकार बनने के बाद, लेकिन सरकार बनने से पूर्व और सरकार हटने के बाद जब भी दलितों के ऊपर कोई जोर जुल्म ज्यादती हुई है तो इस सवाल का जवाब भी भली बात आप सभी लोग जानते हैं कि उनके बीच उनके दर्द को अगर कोई साझा करने उनके नज़दीक पहुंचा तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के
नेता, इस देश के महान जननायक माननीय राहुल गांधी जी ही पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी जी ही पहुंची हैं, इस प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय साहब पहुंचे हैं। जिस जिले में घटना घटी है उस जिला यूनिट के कांग्रेस पार्टी के जो भी अग्रणी पदाधिकारी हैं कदम से कदम मिलाकर के उनके बीच में पहुंचे हैं। इस सवाल का जवाब भी आप सभी लोग बखूबी भली बात देखते हैं और जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, जो दौर चल रहा है इस देश में, जो 12वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को चलते हुए, सुनियोजित साजिश करके जो है देश में जितने भी क्षत्रिय दल हैं उनको मिटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और सभी क्षत्रिय दलों के सामने अपने वजूद को बचाने का संकट है। और क्षत्रिय दलों का वजूद, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ चल करके, मिल करके, जुट करके ही अपने वजूद को बचाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 2014 से लगातार देखा गया है कि प्रत्येक चुनाव में, देश के किसी राज्य में चुनाव हो, लगातार कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो है वो नीचे आ रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो 2027 की ऐसी क्या योजना है, क्या कार्यकर्ताओं को लेकर कोई ऊपर से संदेश आया है, ऐसा कुछ? मैं आपके सवाल से पूरी तौर पर सहमत नहीं हूँ। हाँ, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी के जनाधार में बड़े पैमाने पे गिरावट आई है। और आपको पता होगा कि माननीय राहुल गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। प्रदर्शन और परिणाम संतोषजनक न आने पर ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का त्याग किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का त्याग करने के बाद फिर भी वो निरंतर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो जुटे रहे, जिसका परिणाम रहा कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान समय में वर्ष 2024 में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही है। 2014-2019 का भी नजीर आपके सामने है कि जो संवैधानिक जो संख्या बल होना चाहिए पूरा न होने की वजह से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं दिया। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सदस्यों की संख्या 50 से नीचे रहती थी, आज वो संख्या बल 100 के करीब पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी कितना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है ये भी नजीर आपके सामने है। रहा सवाल उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक शून्यता दिखाई दी थी, जब से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय साहब बने, राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश और निर्देश पे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालय पे पहुंच करके, यहाँ तक कि लोकसभा विधानसभा स्तर पे जा करके, लोगों के बीच में जा करके कांग्रेस पार्टी के संगठन को गति देने का काम किया। और आज उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में चले जाएं, जिला इकाई का संगठन, विधानसभा यूनिट का संगठन,
ब्लॉक स्तर तक का संगठन बखूबी आपको देखने को मिलता है। और जितने भी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के आदेश और निर्देश पे चलाए जा रहे हैं, उसका परिणाम भी हमें और आपको जिला मुख्यालय से लगायत हर चट्टी चौराहे पे देखने को मिलता है। देश में इन दिनों एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी, जो चंदा चोरी का है, क्या कहेंगे आप व्यक्तिगत रूप से इस पे? ये तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले राम के नाम पे आस्था को भुनाया गया, मंदिर के रूप में एक प्रतीक पूरे देश को समर्पित किया गया, और मंदिर पे जो चंदा का चढ़ावा है, ऐसी लूट तो पूरे देश दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। लूट थोड़ा मोड़ा नहीं है, 1400 करोड़ से ऊपर की लूट की गई है। और जो लूटने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिए 400 लोग लगाए गए थे, जिन पे हर महीने सरकार का 2 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होता था। राजनीतिक चंदा का जो ये लूट उजागर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन प्रकार उस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश की जनता इसको भली भांत समझने लगी है, देखने लगी है। कि इन लोगों ने देश को किसी भी मुकाम पर नहीं छोड़ा है। देश को हर तरफ से खस्ता हाल तो किया ही, बल्कि जो ये आस्था का जो सिंबल था, राम के नाम को भी इन लोगों ने इसका भी दुरुपयोग किया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इस बात को पर केवल राजनीति कर रहा है, और विपक्ष जिसने कभी राम को नहीं स्वीकार किया है, जिसने कभी राम को नहीं माना है, आज वह बिना वजह इस मुद्दे को और बढ़ा रहा है। एसआईटी की जांच किसने बैठाया? और एसआईटी की जांच कब बैठती है? जब किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाता है। राम मंदिर की चंदा लूट का अभी तक संवैधानिक एफआईआर भी नहीं हुआ, एसआईटी की जांच भी बैठा दी गई। इस चीज को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वतः पूरे देश के लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसमें देश के दूसरी राजनीतिक पार्टियों का कहाँ रोल है? 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ। सदल प्रसाद जी लगातार एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, उनको टिकट भी मिला, लेकिन जीत से वंचित क्यों रह जाते हैं? अब साजिश का तो कोई जवाब ही नहीं होता। मैं तो यही मान के चलता हूं कि शायद मेरी नसीब ही भटक गई। 2024 का लोकसभा चुनाव हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा, अभी हाल की घटना है। चुनाव के परिणाम आने के बाद सदल प्रसाद जी की आंखों से आंसू छलक गए थे। यह हार का आंसू था या इसके पीछे कोई एक वजह थी? नहीं, देखिए, जब लोकसभा चुनाव की जो मतगणना हो रही थी, मैं निरंतर संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा में मैं आगे चल रहा था। परिणाम लगभग सभी लोगों को ये दिखने लगा था कि लोकसभा बांसगांव का चुनाव मैं जीतने जा रहा हूं। मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर 1 और 2 बजे के दिन के बीच में ही
मतगणना की रफ्तार को एकदम बिल्कुल धीमा कर दिया गया। इस देश का जो धीमी गति का समाचार हुआ करता था, उस रफ्तार में मतगणना होने लगी। साजिश 1 और 2 बजे दिन के बीच में ही शुरू हो गया कि सदल प्रसाद को कैसे हराया जाए। मैं जब से प्रवेश किया था मतगणना स्थल पर सवेरे 8:30 बजे से लगाए 11:30 बजे तक बिल्कुल मैं वहां पर जमा रहा, डटा रहा, मैं भी और हमारे साथी लोग जितने भी अंदर गए थे। और आपको मैं ये भी बता दूं, मतगणना स्थल परिसर पर जब मैं प्रवेश करने लगा तो मेरी गाड़ी को रोक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी उनके और उनके साथियों के संग मतगणना स्थल परिसर पर जा सकती थी, लेकिन मुझे गेट पे ही रोक दिया गया। सिर्फ मुझे भी सिर्फ जाने का परमिट किया गया। मेरे मोबाइल को भी मेरे साथ में नहीं ले जाने दिया गया कि मोबाइल या तो अपनी गाड़ी में रख दें या तो पुलिस कस्टडी में सौंप दें। ऐसा कहीं नहीं होता है। अंदर गया, 8:30 बजे से लगाए 11:30 बजे तक मैं एक स्थान पे और जहाँ जहाँ विधानसभाओं का मतगणना हो रहा था उन लोगों के बीच में जाकर के मतगणना के रुझान को मैं जानना चाहता था, देखना चाहता था। सब संतोषजनक लग रहा था। लेकिन 1 बजे और 2 बजे दिन के बीच में उस रफ्तार को एक साजिश करके रोका गया। 11:30 बजे रात में जो मतगणना का जो आरओ टेबल होता, मैं ये कह करके कि मैं काफ़ी देर से अपने पेशाब को रोके हुए था, मैं 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, अभी पेशाब करके मैं अंदर आ रहा हूँ। जैसे ही मैं बाहर गया 11:30 बजे रात में लोकसभा के परिणाम को सुना दिया गया और फिर उसके बाद अंदर भी मुझे आने का परमिशन नहीं दिया गया। पुनः मतगणना की जाए, मैं मांग करता रहा। बाहर निकलने के बाद पूरे संसदीय क्षेत्र के हजारों की तादाद में मेरे सहयोगी साथी लोग थे। सब लोग मिलकर के आवाज उठाते रहे, जिसको दरकिनार किया गया, अनसुना किया गया। इस चीज को भी आप सभी लोग भली बात जानते हैं। आगामी 2027 विधानसभा में क्या रणनीति है? किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं हूं। पार्टी का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, मेरी तरफ से पूरा अक्षरशः पालन किया जाएगा। जनता सदल प्रसाद जी को किस रूप में याद करे भविष्य में? अब ये तो जनता के स्तर का सवाल है। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आप क्या चाहते हैं, किस रूप में जनता आपको याद करे? मैं तो हमेशा कहता रहा, जब चुनाव लड़ने लोगों के बीच में जाता था तो हमेशा मैं बाअदब जनता से अपील करता था कि जो आप सभी लोगों के बीच में मैं रचा बसा हूं, जोगी की तरह से फेरी लगाता हूं, संपर्क में रहता हूं। अगर आप सभी लोगों का दिल दिमाग इस बात के लिए गवाही करता है कि सदल प्रसाद जैसा व्यक्ति मेरा विधायक होने लायक है, सदल प्रसाद जैसा व्यक्ति मेरा सांसद होने लायक है, तो मुझे आशीर्वाद देने में, मुझे सहयोग करने में, मुझे वोट देने में लेस मात्र में भी कोताही मत करिएगा। लेकिन कहीं से किसी बात का ये खुटका होता है कि सदल प्रसाद मेरी निगाह में इस क्षेत्र का विधायक बनने लायक नहीं है, इस क्षेत्र का सांसद बनने लायक नहीं है, तो मैं बाअदब खुले मन से अपील करता था कि सदल प्रसाद को हराने में किसी भी प्रकार का कोर कसर और कोताही मत देखिएगा।
और मैं इतना ही जानता हूं, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो जैसा पीसेगा वो वैसा उठाएगा। संसदीय क्षेत्र की और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने हमेशा सदल प्रसाद को भरपूर आशीर्वाद दिया है और आगे भी अवसर आएगा तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, क्षेत्र के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है कि मैं उनका आशीर्वाद न प्राप्त कर सकूं। भविष्य में भी उनका आशीर्वाद, सहयोग पूरा सदल प्रसाद को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। यह थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता सदल प्रसाद जी, जिनसे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आगामी 2027 विधानसभा पर चर्चा हो रही थी। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए विभाग बातें। धन्यवाद।